चलो आ जाओ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और हमारा हो चुका था ओवरहेड। सबसे पहले क्या कवर कर लिया जाए? होमवर्क। चलो हाँ बताओ तनीषा जी, कौन सा है होमवर्क? अभी प्रोसेस ही चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13, क्वेश्चन नंबर 13। अभी किया नहीं? क्यों? क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? 13। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। बहुत दिनों से ये अटका हुआ है बेचारा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? अ प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल buys 500 liter of a chemical at rupees 48 per liter in container of 50 liter each। मतलब क्या करे कि प्रोड्यूसर जो है 500 लीटर 48 रुपए की रेट से केमिकल को परचेस करता हो। केमिकल जो हमारा परचेस किया जा रहा है वो कंटेनर्स में, और कंटेनर जो है ना वो 50 लीटर ईच है। तो बताना 500 के लिए कितने कंटेनर मिल जाएगा मेरे को? 10 कंटेनर। एंड 10 कंटेनर जो मिल रहा है, तो कंटेनर इज नॉट फॉर मी, मेरी प्रोडक्शन के लिए तो है नहीं कंटेनर। तो कंटेनर जब जब मिलेगा उसको सेल करूंगा मैं, या तो उसको डिस्पोज कराऊंगा। सेल करूंगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा? रियलाइजेशन, जस्ट लाइक क्या? नॉर्मल लॉस। और अगर डिस्पोज कर रहा हूं तो जस्ट लाइक क्या होगा? नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? अजो कर अदर एक्सपेंसेस एट प्रोसेस वे रुपीज 38,760 इंक्लूडिंग abnormal लॉस ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब 110 एग्जैक्ट आ रहा है, 110 रुपए एग्जैक्ट आना चाहिए। गलत है, 110 एग्जैक्ट होना चाहिए। चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो रात भर नालायक किसी पर रिसर्च किया है बैठ के। बताना अदर एक्सपेंसेस प्रोसेस 3876 एंड एबनॉर्मल लॉस कितना है? 10,000 ड्यू टू एन एक्सीडेंट नॉर्मल वेस्ट एट प्रोसेस इज 5%। अब ये देखो नॉर्मल वेस्ट जो बोल रहा है ना, ये केमिकल के लिए बोल रहा है कि केमिकल अगर 500 लाऊंगा तो उसमें नॉर्मल लॉस होगा वेस्टेज में। वेस्ट सेल्स एट रुपीज 6 पर लीटर एंड ईच एम्प्टी कंटेनर इज सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच? 40। 40 को बेचेंगे ईच एम्प्टी। जनरली, जनरली का मतलब नॉर्मली 10% of the container get so badly damaged that they become unsalable। मतलब जितना भी कंटेनर आएगा, कंटेनर की अब बात हो रही, केमिकल की बात नहीं हो रही, कंटेनर। जितनी भी कंटेनर आएगा उस कंटेनर का 10% कंटेनर इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा कि उसको हम सेल नहीं कर सकते। However, in this case, more containers were damaged so that only 7 containers were in sellable conditions। कोई बात नहीं। Actual output was 480 liters। Prepare process account, normal loss account, abnormal gain account, abnormal gain or loss account, empty account and profit and loss statement। आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन 13। चलिए प्रियांश, आई एम ऑडिबल? सॉल्यूशन
13। सुनिधि, आई एम ऑडिबल और नॉट? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आ जाएगा इनपुट 500 लीटर्स, और अगर मैं इनपुट की बात करूं तो नॉर्मल लॉस 500 इंटू 5%, 25 लीटर। तो बताना एक्सपेक्टेड आउटपुट 475, और कह रहे एक्चुअल आउटपुट कितना आया 480। तो एबनॉर्मल गेन कितना आ गया बोला 5 लीटर। यहाँ तक क्लियर है? इसको बना लो बच्चा लोग। अब बताना इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, रॉ मटेरियल 548 था, 24,000 टू अदर एक्सपेंसेस 38, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस या कॉस्टिंग P&L कहीं पे भी ले जाओ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ले जाएंगे तो भी वो कहां पे जाएगा, कॉस्टिंग P&L में ही जाएगा। एबनॉर्मल लॉस में कितना 10,000 ट्रांसफर कर दिया, और बता भाई नॉर्मल लॉस कितने यूनिट हो गया 25, रियलाइज कितने पे होगा हमारा 6 रुपीज 150, बस और कुछ तो था नहीं। टू क्या हो गया एबनॉर्मल गेन बाई क्या हो गया फिनिश गुड्स कितनी यूनिट 480, और ये हो गया 5। ये और कुछ है ही नहीं है। अब यहां पे बताना जब हम 500 लीटर लेके आएंगे, 500 लीटर लाएंगे तो मुझे कंटेनर कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ कंटेनर कितने 10, और नॉर्मली इसमें कितना कंटेनर लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस ऑफ कंटेनर 1, एक्सपेक्टेड कंटेनर टू बी सोल्ड कितना मैं सेल कर पाऊंगा, एक्सपेक्टेड कंटेनर टू बी सोल्ड कितने कंटेनर 90। चलो हाँ बताओ सिद्धांत क्या दिक्कत है बोलो। सुबह हुआ बस नालायक, हाँ चौपाल चालू, हाँ तो हाँ बताओ सिद्धांत। नालायक, हाँ। और कल रात तुम कहां तक फंसे हो भी वहीं पे, विथ कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्लियर करो वो बेस्ट बेहतर है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे टाइम खराब किया वहां पे भी जाके रात भर सोच रहे हो। एक्सपेक्टेड कंटेनर टू बी सोल्ड कितने 9 मतलब एक्सपेक्टेशन है कि मैं 9 सेल कर पाऊंगा, और सेल कितना किया सोल्ड 7। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ कंटेनर कितनी हो गई 2। अब ये बताना ये कंटेनर से जो भी मेरे को प्रॉफिट या लॉस होगा जस्ट लाइक रियलाइजेबल फ्रॉम क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस, बिकॉज जब जब हम केमिकल खरीदेंगे तब तब मेरे को क्या मिलेगा कंटेनर मिलेगा। अब मेरे को ये बताना
जब हम ये कंटेनर अकाउंट बनाएंगे, एम्प्टीज अकाउंट बनाया मैंने, एम्प्टीज अकाउंट बनाया मैंने, एम्प्टीज अकाउंट में बताना मेरे पास कितने कंटेनर आने की चांसेस है। 2, कितने कंटेनर, 10 कंटेनर। 2 क्या लिखे, क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस अकाउंट, कितने कंटेनर, 10 या 9? 9, 10 नहीं 9, क्योंकि जब मुझे पता था कि जितने भी कंटेनर मेरे पास आएंगे वो पहले से मेरे को पता था कि एक उसमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, बात खत्म। तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए, जितने भी कंटेनर आएंगे मेरे पास 10% तो मेरा जाएगा ही जाएगा, कैन नेवर बी सोल्ड, कभी भी हम बेच नहीं पाएंगे। तो मतलब हम यहां पे केवल दिखाएंगे 9 कंटेनर, और एक कंटेनर को किस रेट पे बेच पाएंगे, 40, टोटल कितना, 360। क्लियर? And 360 is my realizable value, not realized, realizable value due to sale of क्या, container by empties। सर क्वांटिटी लिखना नहीं, ये जो प्रोसेस अकाउंट है ये केमिकल की क्वांटिटी का है। ऐसी गलती मत करना कि सर 9 कंटेनर यहाँ पे 9 फिलअप कर दे। ये जो प्रोसेस अकाउंट है दिस इज फॉर केमिकल, मतलब केमिकल की क्वांटिटी, केमिकल की वैल्यू है। और यहां पे जो ला रहे हैं एम्प्टी लाने से मेरे केमिकल की क्वांटिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, एम्प्टी की बेचने और सेल या खरीदने से मेरे पे इंपैक्ट आने वाला है, लेकिन एम्प्टी को प्रोसेस में लाने का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी केमिकल की। तो केमिकल की क्वांटिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पता ना मैं कितना रियलाइजेबल कर पाता, कितना रियलाइजेबल कर पाऊंगा, 9 ही तो कर पाऊंगा। 9 इंटू 40, 360, मैंने कहा 360 मिलेगा। जब जब कंटेनर आएगा तब तब तो मेरे को 10% तो नुकसान होगा, तो 9 तो रियलाइजेबल होगा ना। और जो नहीं रियलाइज हो पाया वो हमारा कहां पे जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। अभी तो हम क्या करेंगे, जितना रियलाइजेबल होगा वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस तो हम कॉस्टिंग करेंगे। अब मेरे को ये बताना बच्चा, what will be the cost of chemical, what will be the cost per liter of the chemical। हो गया, अब खत्म हो गया क्वेश्चंस। कॉस्ट पर लीटर कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 62,760 माइनस 10,000 माइनस 150 माइनस 360 डिवाइडेड बाई कितना, 475, कितना आया, 6276 माइनस 10,000 माइनस 150 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 475, 110, 110 रुपए पर लीटर। देखो यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्टली कंटेनर 10 कंटेनर की रियलाइजेबल वैल्यू दिखा रहे हैं, कुछ लोग केवल 7 का दिखा रहे हैं। जो 7 का दिखा रहा है उसका 110 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और जो 10 का दिखा रहा है उसका 110 से कम हो जा रहा है। लेकिन देखो यहां पे है क्या, मेरे को पहले ये बताना, हमने क्या बताया कि प्रोसेस जो हम कंप्यूटेशन करेंगे आफ्टर या बिफोर, बिफोर, जब बिफोर करेंगे तो हम कंटेनर की रियलाइजेबल वैल्यू को माइनस करेंगे ना, रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ तो बाद में। अभी मेरे को बताना, जब मैंने 500 केमिकल मंगाया तो मेरे को कंटेनर कितनी मिलने की चांसेस थी, 10। लेकिन नॉर्मली, नॉर्मली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मली, एक्सपेक्टेड है मेरा कि कंटेनर एक क्या हो जाएगा, तो एक कंटेनर तो बेच ही नहीं पाऊंगा, पहले से ही मेरा एक्सपेक्टेशन था।
एक कंटेनर बेच ही नहीं पाऊंगा। तो अब जब मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा तो 9 कंटेनर को मैं ये लेके चलूंगा कि 9 कंटेनर बेचूंगा और 9 कंटेनर के बेचने से मेरी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, खत्म हो गई बात। फिर कंटेनर का हिसाब किताब बाद में देखेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई किया 110 से 550 110 कितना आ रहा है, 52,800। अब देखो कंटेनर अकाउंट को बनाया, अब देखो कंटेनर 9 बेच पाऊंगा, 360 रिकवर होगा। अब बताना बेचा कितना बाय बैंक, 7 कंटेनर 40 रुपए की रेट से 280। बाकी जो नहीं बेच पाया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 2/40 80 रुपए। क्लियर, वो नॉर्मल लॉस भाई, नॉर्मल लॉस दिखा दिया एक, इधर भी दिखा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या, मैं जब उसको बेच ही नहीं पाऊंगा पहले ही, नॉर्मल मतलब कंटेनर जब आएगा 10% मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। तो एक का तो हिसाब किताब ही नहीं होगा मेरा, खत्म हो गया बात। एक का कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब 9 कंटेनर इज अवेलेबल फॉर सेलिंग। क्योंकि 9 का ही तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे अपनी प्रोसेस कॉस्ट में से, बाकी तो करेंगे नहीं। अब 9 तो पहले मैंने मान लिया है ना कि 9 माइनस करूंगा, अब लास्ट में पता चलेगा ना कितना बेच पाया कितना नहीं। अब देखो अल्टीमेट इसका इंपैक्ट कुछ आएगा नहीं। सर ये जो 80 रुपए का आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो डबल इंपैक्ट हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है। ये देखो 80 ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जा रहा है, लेकिन जो 360 यहां पे हमने ट्रांसफर किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, इसमें 80 कम भी तो कर रहा है। 360 में 80 छिपा है कि नहीं छिपा है, क्रेडिट साइड में जाके 80 हमारा क्या कर रहा है, कम भी तो कर रहा है। वो माइनस करने का मतलब, कॉस्ट में से माइनस करने का मतलब क्या है, माई डेबिट माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड बाई ₹80। एक तरफ घटाया, दूसरी तरफ इनडायरेक्टली क्या किया, बढ़ाया। घटाया इसलिए क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट मान के, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू मान के। बढ़ाया इसलिए जो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट में से माइनस किया है, वो हमारा रिकवर नहीं हो पाया, तो ट्रांसपोर्ट टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि मैं कंटेनर बेच ही नहीं पाऊंगा, 80 तो रिकवर नहीं कर पा रहा हूं ना, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट जो ये हमारा केवल एक स्पेशल इसमें एमपीटी का कंसेप्ट था इन रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। अब बताओ बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी नॉर्मल लॉस अकाउंट बना लो आप। ये देखो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट किसका है, केमिकल का है, कंटेनर से कोई मतलब नहीं इसका। अब देखो सेम चीजें, मैंने पहले सोचा था कितना नॉर्मल लॉस होगा केमिकल में, कितना होगा बोलो कितना, टू प्रोसेस। और मैं इसको रियलाइज कर सकता हूं किस रेट सर, 6 की रेट से 150 रुपए मैं रियलाइज कर पाऊंगा। क्या आपने रियलाइज किया, कितना किया, इनमें से बन गया एबनॉर्मल गेन, कितना बन गया 5। रियलाइज किया नहीं सर, कितना 30। नहीं किया तो भाई कहां से करेंगे, एबनॉर्मल गेन में। और भाई रियलाइज कर लिया क्या, बैंक 20/6 120 रुपए। यहां तक क्लियर। अब बताओ ना, मेरे पास एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी आ जाएगा, मस्त क्वेश्चन। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरी लागत कितनी लगी बोलो, एबनॉर्मल गेन को बनाने में मेरी लागत कितनी है, मेरी कॉस्ट कितनी है, टू नॉर्मल लॉस 30 रुपए, 5 × 30।
लेकिन इसका वैल्यूएशन हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने का किया, बाई प्रोसेस 5 कितना किया है 550। 550 मतलब इस एबनॉर्मल गेन को पाने के लिए मेरी लागत है कितनी 30 रुपए। लेकिन हाँ इसका वैल्यूएशन करके जब कस्टमर को मैं बेचूंगा इसको तो कॉस्ट के नाम पे कितना लूंगा मैं 550। कॉस्ट लगी है कितना 30 रुपए और कॉस्ट के नाम पे मैं कितना लूंगा 550। मेरे को प्रॉफिट है कि नुकसान, कॉस्ट में प्रॉफिट है, कॉस्टिंग प्रॉफिट इन लॉस। फाइनेंशियल में प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट है। तो बाई साइड क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 500, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, टू साइड में टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना 520 रुपए। ये कॉस्ट में प्रॉफिट है, फाइनेंशियल की अभी बात नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट। क्लियर। एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है जो कि उसका खर्चा पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ किसकी नॉर्मल, हाँ दिखाते देते हैं। अब लिख देता कि जो बैडली डैमेज जो हमारे पास है वो भी मैं सेल करता हूँ 5 कितने में 2 रुपए में। अब यहाँ पे जब दिखाते हैं प्रोसेस अकाउंट 9 360 टू प्रोसेस 1 2 रुपए के रेट से। क्लियर। फिर वो वहां पे आ जाता है बैंक अकाउंट में 7 40 की रेट से 1 2 रुपए की रेट से, कोई प्रोसेस सिंपल। चलो आ जाओ, बताना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट बताना क्या आएगा इसमें। एबनॉर्मल गेन कितने रुपए 520 रुपए। एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा, एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। मिला सबको। और बताना एम्प्टी लॉस कितना आएगा, एम्प्टी कितना है 80 रुपीज लॉस में। और तो कुछ है नहीं, ये है बस हो गया। प्रोडक्ट का हिसाब किताब है नहीं तो प्रोडक्ट से भी आ जाता। अब ये देखो ये लॉस और ये हमारा एक्सपेंसेस ये कॉस्टिंग की वजह से है, सेल करने की वजह से नहीं है, कॉस्टिंग की वजह से। और सेल करने से होता तो सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल है और जितने में सेल किया वो जो डिफरेंस आता वो सेलिंग, तो वो प्रॉफिट का लॉस होता। ये कॉस्टिंग का लॉस है। अब देखो कॉस्टिंग का लॉस का मतलब क्या है, कॉस्टिंग का लॉस का मतलब हमने कहा 10,000 मेरी कॉस्ट आएगी और मेरी कॉस्ट आई 12,000, लॉस है। बेचने से प्रॉफिट लॉस है क्या, बनाने से प्रॉफिट लॉस है। तो कॉस्टिंग लॉस कितने का हुआ 2,000। दैट विल बी नोन एज व्हाट, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। समझ में चीज ये है हमारा। अब मैं कहता कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं 50,000 में लेकिन वो बिका 48,000 में, लॉस किसकी वजह से है, सेल की वजह से, प्रॉफिट की वजह से, सेल की वजह से, कॉस्ट की वजह से नहीं, सेल की वजह से लॉस है। क्योंकि हो सकता है मैंने ये जब 50,000 की प्रॉफिट निकाल रहा था तो इस समय कॉस्ट कितनी थी मेरी 45, तो मेरी प्रॉफिट कितनी थी 5। अभी भी कॉस्ट 45 का ही है, एक्चुअल में कॉस्ट 45 ही लगा है, लेकिन मुझे मिल रहा है सेलिंग प्राइस कितना 48 3,000।
तो ये 5 और 3, ये बताना इन दोनों में जो लॉस है, कॉस्टिंग लॉस है कि प्रॉफिट की लॉस है? प्रॉफिट की लॉस है। कॉस्टिंग की लॉस तो इसमें आती जब मैंने सोचा कि इसको बनाने में 40,000 कॉस्ट आएगी, आ गया 42,000 कॉस्टिंग लॉस 2,000 का। मैं सोचा कि लगेगा 40,000, लगा केवल 35,000, 5,000 का प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट है, सेलिंग नहीं, कॉस्टिंग प्रॉफिट है। और सेल करने से भी अलग मैटर है। क्लियर? तो कॉस्टिंग में केवल इस पोर्शन को आपको चेक करना है। समझ में आई चीजें? अब बताना, अगर मैं एक्चुअल में 50 में ही बेचा है, एक प्रोडक्ट को 50 में ही बेचा है मैंने, और 50 में मैंने सोचा था कि बेचूंगा, और 50 में ही बेचा है, तो बताना फिर ये प्रॉफिट दोनों का क्या आना चाहिए? कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्रॉफिट। अब बताना प्रॉफिट दोनों का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए ना। अगर सेम नहीं आ रहा है, कॉस्टिंग की प्रॉफिट है, कॉस्टिंग की लॉस है, बस हो गया, खत्म। और ये कौन सी कॉस्टिंग की प्रॉफिट, कौन सी लॉस है कॉस्टिंग प्रॉफिट की, वो रिकंसाइल कर लो, खत्म हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो इसलिए देखो, वर्ड में लिखता हूं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं लिखता कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसका मतलब सारा जाने वाला है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में केवल कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट और लॉस होने वाला है। और कॉस्ट में हमेशा यह माना जाता है कि जितनी हमने सेलिंग प्राइस कोट किया है, वही एक्चुअल में सेलिंग प्राइस मिली होगी। जो भी मेरे को लॉस हो रहा है केवल और केवल किसकी वजह से? कॉस्ट में। जाहिर सी बात, अगर मैंने आज आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले फीस बताया 20,000 रुपए और 20 ही मिला मुझे, तो फिर मेरे को अगर कोई लॉस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा होगा? कॉस्टिंग की वजह से। सेल करने की वजह से थोड़ी लॉस है। हाँ, सेल करने की वजह से लॉस तब है जब मैंने कहा 20,000, लेकिन बच्चा दिया कितना? 15,000, तो वो 5,000 सेल की वजह से लॉस है। क्लियर? तो 99% ना ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट की वजह से ही क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। उसी को तो क्या करना है मेरे को? कंट्रोल। या उसी को क्या करना है मेरे को? रिड्यूस, बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब मार्जिनल कॉस्टिंग लाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं कि भाई जो आपकी ये कॉस्टिंग में प्रॉफिट या लॉस हो रही है, वो प्रॉफिट और लॉस फ्यूचर में क्या जाके इंपैक्ट करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लो। प्रोडक्शन को आगे सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रखूं कि मेरी कॉस्ट में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना आए। क्लियर? दैट विल बी द कॉस्टिंग, और कुछ नहीं है। आ जाओ और बताना कौन सा क्वेश्चन है। ओवरहेड पे आ जाओ, बताना ऑनलाइन वाले और किसी कोई क्वेश्चन प्रोसेस में नहीं है। चलो, क्यों? प्रियांश, अभिनव और सुनिधि। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। 34 में क्या आ गया सुनिधि जी? 34 करा दिया मैंने। ओवरहेड नहीं है। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। किसी ने क्वेरी पूछा भी था, एक नालायक बैठा है पीछे, क्वेरी पूछ चुका है। आपका देखो ये मानना है, आप ये कह रहे हो ना कि हम लोग क्या करते हैं सर, ओपनिंग WIP लेते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं इनपुट, टोटल हो गया, और फिर ये नॉर्मल लॉस आता है। और आप कहते हो कि नॉर्मल लॉस जो है हमारा लिखा हुआ है 10% ऑफ टोटल इनपुट, और मान के चलो, ठीक है ठीक है, आ रहे हैं सारा चीजें। 10% इन नॉर्मल लॉस का है, 10% क्या? प्रोडक्शन का। और प्रोडक्शन का मतलब बताया था मैंने, ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग।
ये देखो, ये जो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, 10% ऑफ द प्रोडक्शन या 10% ऑफ द इनपुट, दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट द नॉर्मल लॉस अराइज। मतलब ये केवल इंफॉर्मेशन है टू कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ द नॉर्मल लॉस। क्लियर? अब देखो, अब मान के चलो आपने ओपनिंग किया 10,000 और इनपुट लिया मान के चलो 50 और 5,000 हमारा क्या आ रहा था क्लोजिंग, तो अल्टीमेट 55 का 10%, 5500 जो नॉर्मल लॉस आया ना, अल्टीमेट ये नॉर्मल लॉस हमारी जो इनपुट इस बार लगाई जाएगी उसी में से होगा। लेकिन ये 5500 कंप्यूट करने के लिए ना मेरे को इंफॉर्मेशन बता रहा है, दैट इज द इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट। केवल 5500 कंप्यूट करने के बाद आपको यही मानना है कि वो जो भी लॉस होगा वो कहां से होगा, इनपुट से होगा। क्लियर सुनिधि? अब इसमें आप क्या, आपको क्या लग रहा था कि नॉर्मल लॉस कहां से हो रहा है मेरा, या प्रोडक्शन में दिक्कत था? नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, नहीं नहीं, प्रोडक्शन का मतलब ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, उसका निकालना है। जैसे कि 2000 हमारे, हाँ दो, हाँ क्यों नहीं ऐड होगा, ये 2000 हो गया हमारा स्टॉक, 20,000 हो गया इनपुट्स, और इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 4000। तो ये हो गया 2000 प्लस 20,000, 22 माइनस कितना, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इनपुट 20, 22 माइनस 4, 18,000 का 10%, 1800 हमारा लॉस होगा। ये देखो चार्ट अगर बना लिया हमने, चार्ट कैसे बनाते हम लोग, ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 2000 प्लस इनपुट 20,000, टोटल हो गया 22,000। अब बताना नॉर्मल लॉस कितना, 10% ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां बताना 10% ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, यही तो है प्रोडक्शन। ओपनिंग कितना 2000 प्लस 20,000 माइनस 4,000 का 10% कितना हो गया 1800। एक्सपेक्टेड आउटपुट 22 माइनस 18 कितना हो गया 20,200 ना, यही आ रहा है। अब इनमें से निकाल लो क्लोजिंग, 4,000, एक्सपेक्टेड 16,200, और फिर एक्चुअल कितना दिया है 17,000, एबनॉर्मल गेन है 800। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत है, सुनो दीजिए बताइए कहाँ पे दिक्कत है। क्या चीज ऐड हो क्या, ये हो गया ना, ये नॉर्मल लॉस, ये 1800 में कि नॉर्मल लॉस अकाउंट में, नहीं वो कुछ नहीं, उससे नहीं बता। बस देखो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस के लिए बता रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए बोल रहा है तो प्रोडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे जब 1800 आ गए ना, बात खत्म हो गई। बाकी हमारा प्रोसेस तो जैसे चल रहा है वही ही चलता रहेगा। बट जो लाइन ये लिखता है ना कि 10% किसका रहेगा, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटिंग 1800, और 1800 मिल गया ना तो इस लाइन की वैल्यू खत्म हो गई। चलो बाकी तो बाकी हो जाएगा ना इसमें। चलो आ जाओ नेक्स्ट बताना, और कौन सा आप लोग का, ओवरहेड्स में आ जाओ, ओवरहेड्स में आ जाओ सब लोग। ओवरहेड्स का कहाँ गया सीट, ओवरहेड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 24।
24 पे आ जाओ। पेज नंबर कौन सा है? चलो, ओहो, आंसर टैली कराना करा दो। चलो बताइए कितना आंसर आ रहा है? सबका आ रहा है, लगभग सेम ही होगा। हाँ बताओ आप 2 पॉइंट समथिंग क्या है? समथिंग, हाँ तो समथिंग, व्हाट इज द समथिंग? अभी तो 110.16 में मैंने गलत कर दिया था, ये आंसर रॉन्ग है। नॉट 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट बताइए 3 डिजिट तक। आगे 4 भी आ रहा है। 2.10 की मेजोरिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वही होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 24। 2.104 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नोट कर लो, जिनका नहीं हुआ है वो कर ले। 2.104। नेक्स्ट बताइएगा। हाँ, लार्ज मशीन का बता दीजिए, फिर स्मॉल मशीन। ठीक, देखते हैं। हाँ, अभी करा रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं उसमें। कि पहले देख लो। हाँ बताओ, लार्ज मशीन का 4.98, 4.24, और स्मॉल का 2 पॉइंट नहीं आएगा वो। हाँ, नहीं किया, दोनों आंसर रॉन्ग है। हाँ तनिषा बताइए, रॉन्ग है। अब देखते क्वेश्चन में कहीं मिसिंग तो नहीं हो गई, कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें। चलो आज क्वेश्चन करते हैं। A manufacturing company uses 2 identical large and 4 identical small machines। मतलब 2 आइडेंटिकल है और 4 स्मॉल आइडेंटिकल है। ईच लार्ज मशीन ऑक्युपाई 1/4 ऑफ वर्कशॉप। अब देखो, अगर मैं बात करूं वर्कशॉप का, वर्कशॉप का मतलब कहां? जहां पे हमारी मशीनें रखी गई, इंस्टॉल किया गया। तो ये देखो, अगर मैं कहूं कि दिस इज माय वर्कशॉप, इस वर्कशॉप में क्या है? 2 लार्ज मशीन है और 4 स्मॉल मशीन है। और जो लार्ज मशीन है, लार्ज मशीन, ईच लार्ज मशीन ऑक्युपाई 1/4 ऑफ द वर्कशॉप। तो इसका मतलब ये वर्कशॉप का एक लार्ज मशीन ये है और एक लार्ज मशीन ये है, 1/4 हिस्सा ले रहा है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? ईच एंड फुल्ली एम्प्लॉय 3 वर्कर्स। और एक लार्ज मशीन पे एक 3 वर्कर है। क्या कह रहा है लाइन? ईच लार्ज मशीन ऑक्युपाई 1/4 ऑफ वर्कशॉप एंड फुली एम्प्लॉय 3 वर्कर। 3 एम्प्लॉय फुली एम्प्लॉय रहते हैं किस पे? एक लार्ज मशीन पे। आगे कह रहे हैं ईच स्मॉल मशीन ऑक्युपाई हाफ द स्पेस ऑफ लार्ज मशीन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये जितना लार्ज मशीन ऑक्युपाई करता है उसका आधा हिस्सा एक स्मॉल मशीन और करता है। तो इसका मतलब स्मॉल मशीन ये है, तो यहां पे भी स्मॉल मशीन। क्लियर? मतलब 50% एरिया ऑफ दिस वर्कशॉप occupied by the large machine and 50% by the small machine। आगे कर each small machine occupy half the space of large machine and fully employ 2 worker। तो इसका मतलब 1 2 क्लियर? ये वर्कर है टोटल। क्लियर? वर्कशॉप है
वर्कशॉप में 50% एरिया ऑक्युपाई बाय द लार्ज मशीन एंड 50% एरिया ऑक्युपाई बाय द स्मॉल मशीन, एंड द ईच लार्ज मशीन वर्क विथ 3 वर्कर्स एंड इट्स ईच स्मॉल हमारा क्या कर रहा है, वर्क्स विथ 2 वर्कर्स, फुल एम्प्लॉय। कर द वर्कर्स आर पेड बाय पीस वर्क, वर्कर का जो पेमेंट किया जा रहा है पीस वर्क पे, एक बनाएगा तो एक पेमेंट। अभी तक किस बेसिस पे किया जा रहा था, आर्स बेसिस पे, इस बार वर्कर का पेमेंट पीस पे है। ईच ऑफ द 6 मशीन्स इज एस्टिमेटेड टू वर्क 1440 आवर्स पर ईयर। क्या करे, ईच ऑफ द 6 मशीन, मतलब प्रत्येक मशीन जो एक साल में काम करेंगे, मशीन आवर्स कितना रहेगा 1440, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, एक साल में 1440 घंटे काम करेंगे। While the effective working life is taken as 12,000 working hours for large and 9,000 working hours for the small, मतलब कह रहे कि लार्ज मशीन की जो लाइफ थी वो कितने घंटे थी, 12,000, और एक स्मॉल की कितनी है 9,000। मतलब पूरे अपने जीवन में, पूरी लाइफ में, पूरी इकोनॉमिक लाइफ में मशीन की इफेक्टिव आवर्स कितनी है 9,000 फॉर द स्मॉल एंड 12,000 फॉर द लार्ज। So this information is given only for the depreciation, and in this case depreciation will be fixed cost or variable cost, variable cost, because when machine is run then depreciation will also be incurred, अगर नहीं है तो फिर depreciation नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट, लार्ज मशीन कॉस्ट 20,000, स्मॉल मशीन 4,000, और इसकी कॉस्ट जो है इस मशीन की, एक लार्ज मशीन की 20,000 है, की कॉस्ट कितनी है 4,000 रुपए है, ये कॉस्ट है। और कह रहे स्क्रैप वैल्यू है 4,000 और 100 रुपए, इसकी स्क्रैप वैल्यू है 4,000, इसकी स्क्रैप वैल्यू है 100 रुपए। ठीक, यहां तक खत्म। Repairs, maintenance and oil are estimated to cost for each large machine rupees 4,000 and each small machine कितना है 1,200 during its effective life। पूरे लाइफ में जो अदर ऑयल मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा लार्ज के लिए कितना जाएगा 4,000 रुपए, ऑयल 4,000, और यहां पे कितना लगेगा 1,200 इफेक्टिव लाइफ के लिए। इफेक्टिव लाइफ मतलब 12,000 घंटे काम करेगा तो रिपेयर्स एंड ऑयल की खर्चा कितना आएगा हमारा 4,000, और अगर वो करता है कितने घंटे 4,000, कितना 4,000 कितना 9,000, तो वहां पे कितना आएगा 1,200। नेक्स्ट, ऑयल की बात कर रहा है, पावर कंजम्पशंस कॉस्ट 5 पैसा पर यूनिट एंड अमाउंट फॉर ए लार्ज मशीन 20 यूनिट पर आवर्स, ठीक, एंड फॉर स्मॉल 2 यूनिट पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में 20 यूनिट, और यहाँ पे कितने यूनिट 2 यूनिट, और 1 यूनिट की कीमत कितनी थी 5 पैसा। आगे, एंड अमाउंट फॉर लार्ज, देन द मैनेजर इज पेड 4,800 a year and the workshop supervision occupy half his time which is divided equally among the 6 machine। ओ, एक मैनेजर है, मैनेजर जो है ना ये है मैनेजर, और इस मैनेजर को कितना पेमेंट किया जा रहा है एक साल में 4,800, लेकिन ये पूरा वर्कशॉप के लिए नहीं किया जा रहा है, अपनी पूरी समय का वर्कशॉप में कितना बिता रहा है 50%, हाफ। क्या कर रहा है, मैनेजर एंड द वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्युपाई हाफ हिज टाइम विच इज, अब हाफ मैनेजर है, मैनेजर वर्कशॉप ही नहीं देख रहा है और भी कुछ दे रहा है, अपना हाफ टाइम कहां पे ऑक्युपाई कर रहा है वर्कशॉप में, और कह रहे वर्कशॉप में इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ईच मशीन में क्या होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर। आ गया। नेक्स्ट कह रहा है, डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस, रेंट रेट ऑफ द वर्कशॉप 6,400, वर्कशॉप का रेंट है 6,400 पर एनम। लाइटिंग है 1,820 रुपए, लाइटिंग है फैक्ट्री की कितनी 1,820 रुपए एक साल में। ओके, लाइटिंग जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ क्या वर्कर एम्प्लॉयड, अब कुछ है ही नहीं। टेकिंग अ पीरियड ऑफ 3 months एज ए बेसिस, कैलकुलेट द मशीन आवर्स रेट फॉर ए लार्ज मशीन एंड स्मॉल मशीन रिस्पेक्टिवली, मतलब आपका जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो 3 महीने पीरियड के बेसिस पे करना है, और 3 महीने पीरियड के बेसिस पे कंप्यूट करने के बाद यू हैव टू कंप्यूट द
लार्ज मशीन एंड स्मॉल मशीन आर्स रेट। अब हो गया खत्म, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर और नॉट? आ जाओ बच्चे, 2 मिनट लगेगा। चलो सॉल्यूशंस। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर्स रेट, लार्ज मशीन और कौन है हमारे पास, स्मॉल है। और बेस क्या लेना है, 3 महीने बेसिस लेना है आपको। बताना सबसे पहले क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बताना, लार्ज मशीन की कितनी, 12,000 रुपए कॉस्ट, सॉरी 20,000 है ना, 20,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई कितने घंटे चलेगी, 12,000 पूरी लाइफ। एक साल में कितने घंटे चलता है वो, 1440। ये एक साल का डेप्रिसिएशन हुआ। और कह रहे यू हैव टू टेक द बेसिस ऑफ 3 मंथ इंटू 3 डिवाइड बाई 12। 480, 3 महीने की कॉस्ट। स्मॉल मशीन की अगर बात करें तो कॉस्ट कितनी थी इसकी, 4,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू 100 रुपए थी। पूरी लाइफ कितने घंटे चलेगी, 9,000। एक साल में 1440। तो बताना इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितनी डेप्रिसिएशन, 156। यहां तक बताना, किसी को डाउट? ऑयल एंड मेंटेनेंस, बताना ऑयल मेंटेनेंस कितना है, 4,000 रुपए। पूरे लाइफ की 12,000 का इंटू 1440, एक साल का 3 डिवाइड बाई 12, 120। इधर ऑयल कितना है, 1,200 रुपए है, डिवाइड बाई 9,000, 1440, 3 डिवाइड बाई 12। बस ये 2 मेहनत आपको करनी थी लेबर। 48 रुपीज। ये देखो, ये किसकी किसकी कहानी खत्म हुई, डेप्रिसिएशन की कहानी खत्म, ये ऑयल की कहानी खत्म। यहां तक क्लियर? आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पावर कंजम्पशन। तो पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट एक घंटे में कितनी यूनिट, 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक घंटे में। तो बताना 20 इंटू 1440, एक साल में इतने यूनिट कंज्यूम करेगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3 महीने में इतने यूनिट कंज्यूम करेगा। एक यूनिट की कीमत है 5 पैसा। $360। और यहां पे 2 इंटू 1440, 3 डिवाइड बाई 12, 0.05, 36 ना। बताना यहां तक क्लियर? कुछ नहीं है। एक निकाल लो तो कॉस्ट तब भी वही आएगा, चाहे एक निकाल लो चाहे 2 निकाल लो। कहाँ सादा कॉस्ट हो जाएगा, नालायक। कॉस्ट मशीन आर्स रेट तो एक ही आएगा ना। हमारे पास दो दो सेम मशीन है, लार्ज मशीन।
इसका 1 घंटे का रेट, इसका 1 घंटे का रेट सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? क्यों जोड़ दोगे? मशीन आवर्स रेट पूछ रहा है आपसे, तो मशीन आवर्स रेट चाहे दोनों जोड़ दो चाहे एक ले लो तो भी 1 घंटे का रेट एक ही आएगा। यहां पे जो पावर के बाद बताना कौन सा? मैनेजर। बताना 1 साल में मैनेजर की सैलरी कितनी है, लेकिन ये 50% टाइम कहां पे डिवोट कर रहा है? वर्कशॉप में। तो 1 साल में वर्कशॉप में खर्चा गया है कितना? 2400। तो 3 महीने का खर्चा कितना? 600। ये 3 महीने का है, और 3 महीने में कितने मशीन को हैंडल कर रहा है वो? 6 मशीन को, इंटू 1/6। 100 यहां पे, 100 यहां पे। वो लिखा हुआ है कि इनकी जो मैनेजर की कॉस्ट होगी वो इक्वली सारे मशीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, रेंट। रेंट बताना कितना है? 1 साल में 6400 है रेंट का। बताना 6400 है 1 साल का, तो 3 महीने का। अब बताना रेंट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एरिया ऑक्युपाई में। लार्ज मशीन कितना एरिया ऑक्युपाई करता है? 1/4। एक लार्ज मशीन 1/4, तो ये 1/4 की वैल्यू। अब यहां पे बताना स्मॉल मशीन में 64, 3/12। लेकिन एक स्मॉल मशीन कितना एरिया ऑक्युपाई करता है? 1/8, मतलब 1/4 जो लार्ज मशीन है उसका आधा, 1/8। और नहीं तो सिंपल 400 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आधे में, 200 रुपए। नेक्स्ट बताना लाइटिंग। लाइटिंग बताना, लाइटिंग 1 साल का कितना दिया है? 1820। ये कह रहा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर ऑफ एम्प्लाई। टोटल एम्प्लाई कितने हैं? 3, 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। 1820 इंटू 3/12, 3 महीने का। कितने एम्प्लाई है, कितने एम्प्लाई है टोटल? 14। और लार्ज मशीन पे कितने एम्प्लाई? 3। 3 एक का निकाल रहे हैं तनिषा जी, एक का, दो का नहीं, एक का। कितना आ गया? और बताना यहां पे 1820 इंटू 3/12 इंटू कितना है स्मॉल मशीन पे? 2/14, 65। दिस इज द कॉस्ट। सब कुछ ही यही है, सब कुछ ही यही है, सेम है। अच्छा ये आ गया टोटल लार्ज मशीन का 3 महीने का कॉस्ट। 480, 120, 360, 100, 400, 97.5, 1557 पॉइंट। और कुछ रह तो नहीं गया ना? $605। अब इसको डिवाइड कर दें किससे? टोटल आवर्स से। अब ये टोटल आवर्स किसका लेंगे? 3 महीने का कि 1 साल का? 1440 इंटू 3/12, 360। 360 बताना मशीन आवर्स रेट। 4.32 ना? $1.68। चलो बताना यहां तक क्लियर? चलो कर लो यहां तक क्लियर।
देखो क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं समझ में क्या गलतियां हो रही है। हाँ बताओ, अब 2 वाले बताओ। अब 2 कर लो, चाहे 8 कर लो, चाहे 10 कर लो। हाँ ये 1/4 क्यों किया? हाँ कौन कौन मशीन और स्मॉल मशीन? हाँ तो ये देखो, यहां से यहां तक का लार्ज के बराबर आया, तो लार्ज का कितना स्पेस ले रहा है वो? तो 1/2। हाँ लाइटिंग का बताओ। लाइटिंग का 1 साल का 1820 रुपए, 3 महीने का कितना हो गया ये? और सब करो मत, यहां तक क्लियर, ये 3 महीने का हो गया। अब ये जो 3 महीने की लाइटिंग आया किस मशीन के लिए आया? सारी मशीन का कि किसी एक का? सारी मशीन का। और हमें इसमें किस मशीन का लेके जाना है? एक मशीन ऑफ दी लार्ज, लार्ज का एक मशीन का लेके जाना है। और कह रहे किस रेशियो में लेके जाओगे? कह रहे नंबर ऑफ एम्प्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई मेरे पास कितने थे? ये देखो, ये बनाया ना चार्ट। लार्ज पे 3 थे, यहाँ पे 3 थे, टोटल कितने? 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। 14 में एक लार्ज मशीन पे कितने हैं हमारे पास? 3। तो 3 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 14। स्मॉल में तो 2 डिवाइड बाई 14। चलो आ जाओ और बताना कौन से क्वेश्चन है। 44 पे आ जाओ। इसका मतलब 1 to 44 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 144 पे आ रहे तो इसका मतलब 44। 44 पे आओ। 44 का आंसर आ रहा है। क्या क्या क्वेश्चन निकाल रहे हो? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 और बताइए। 44 ना? 44 ना? हाँ नहीं। और बताना, और किसी का बताना। हाँ सुनिधि बताइए। नहीं किया इसको? बाकी कर लिया? 1 to 40 कहां तक हो चुका है? देखो अब ना, अब क्या करना है आपको? मिक्स जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब कर सकते हो आप। और आप अभिजीत बाबू कब करेंगे? चलो करो करो, नहीं चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर? कोई फायदा नहीं है, एग्जाम के टाइम नहीं हो पाएगा रिवीजन, मैं बता रहा हूँ। आप चाहोगे कि मैं एग्जाम के टाइम रिवीजन कर लूँ 1 महीने पहले, वो पॉलिसी आपकी स्टडी रॉन्ग है। क्लियर? पूरी पूरी गलत है। और इंस्टीट्यूट को जितना मेहनत आपसे चाहिए ना वो करा के छोड़ेगा वो। अब आपको डिसाइड कर लो, एक बार में उतनी मेहनत करनी है कि बार बार में करनी है, वो आपके ऊपर डिसाइड कर। और सीए कुछ है नहीं, केवल और केवल क्या है, ये कोर्स कंटेंट ज्यादा है। इसमें लोगों को पता चलता है कि असली पढ़ाई होती क्या है, और कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि मैं 12th कॉमर्स हूं, सीए आसान है। हाँ वो आसान है, लेकिन 12th अगर आपने उस तरीके से स्टडी किया है, स्टडी किया, इतनी वास्ट थिंकिंग पे करते हो आप कभी 12th में? वो तो हम बैक से जाके देखते हैं ना, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं हो रहा है, पीछे वाले देख लेते हैं ना एग्जाम्पल, हाँ उसी से मैच किया, हाँ हो गया, आंसर आ गया। कभी कभी तो आंसर नहीं आता, आंसर से ही शुरू कर देते हैं उल्टा। मैं भी ऐसा कर रहा था, मेरे को पता है ऐसा नहीं है। तो मैंने जानबूझ के आंसर क्यों नहीं दिया? मैं जानबूझ के क्यों नहीं दिया? बच्चे को पूरा अपाहिज बना दो, फिर देखो चलने लायक बनता है कि नहीं। मुझे आंसर देने में क्या जाता है, 2 लाइन लिख दो आंसर, ये आंसर लिख दूंगा ना, आंसर रखने के बाद शुरू कर दोगे आप लोग। चलो आ जाए यहाँ पे।
तो इसीलिए देखो जो भी करोगे, देखो अब क्या है ना आपके अंदर कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये तो है ना, क्या करोगे, आंसर है ही नहीं, हाँ जो किया है सब सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 करते। क्वेश्चन 44 में कुछ नहीं है, इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 44 कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कर a manufacturing unit has purchased and installed a new machine of rupees 12,70,000 12,70,000 to its fleet of 7 existing machine। इस लाइन का मतलब 7 और पहले से टोटल 8 हो गया कि 7 अभी भी इसको लेके 7 है, पक्का 100%? ऐसा किसी के मन में सर नहीं, 6 था अब ये लेके 7 हुआ। कह रहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज परचेज्ड एंड इंस्टॉल अ न्यू मशीन ऑफ 1270 टू इट्स फ्लीट ऑफ 7 एग्जिस्टिंग मशीन। 7 उसके पास पहले से था, इसको लाया तो टोटल कितने हो गए 8। अच्छा ये 8 हुआ कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। द न्यू मशीन has an estimated life 12 years and is expected to realize rupees 70,000 as scrap at the end of the working life। मतलब इसकी वर्किंग लाइफ कितने साल है, 12 साल। अब 12 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 70,000। अदर रिलेवेंट डेटा आर एज फॉलोज। बजटेड वर्किंग आवर्स 2592 बेस्ड ऑन 8 आवर्स पर डे फॉर 324 डेज। तो 320 इंटू 8 करोगे ना तो लगभग 2592 आ रहा होगा। मतलब इसके कहने का मतलब है कि एक साल में मुझे उम्मीद है कि मेरी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 324 दिन वर्किंग करेगा और एक दिन में वर्किंग कितनी रहेगी, 8 घंटे। टोटल इनकी बजटेड वर्किंग कितनी है, 2592। This includes 300 hours for plant maintenance and 92 hours for the setting up of the plant। कह रहा है कि ये जो 2592 है ना, इसमें 300 क्या जाएगा मेरा, प्लांट मेंटेनेंस। प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव, ऑलवेज भी नॉन प्रोडक्टिव, ऑलवेज भी नॉन प्रोडक्टिव। मतलब प्लांट मेंटेनेंस पे जाएगा 300 घंटे काम करेगा बेचारा, उसको मेंटेनेंस तो चाहिए, कितने घंटे, 300। सेटअप टाइम कितना है मेरे पास, 92 आवर्स। तो नालायक हो गया पीछे। हाँ बताओ आंसर, अभी भी किया, बताओ आंसर। अच्छा कल की क्लास नहीं किया था, उसके पहले कर लिया था, सेटअप कॉस्ट पहले ही करा दिया था। अच्छा आ जाओ। प्लांट एंड मेंटेनेंस हमारे पास कितना है, 300 घंटे है। तो दिस इज प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव। सेटअप बताना, 92 आवर्स सेटअप है। अगर सेटअप आता है तो देयर आर 2 टेक्निक्स, एक कौन सा होगा, 1 टीयर और 2 टीयर्स। 1 टीयर में 2 टेक्निक्स, सेटअप विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव एंड सेटअप इज ट्रीटेड एज नॉन प्रोडक्टिव। खत्म, ये क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन हमारा कंप्रहेंसिव वर्ड नहीं लिख रहा है तो कभी भी 2 टीयर्स में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज 25,000 per annum। The machine requires a special chemical solution which is replaced at the end of each week, 6 days in a week। मतलब हर सप्ताह में हम केमिकल को क्या करते हैं, चेंज। अब बताना टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, 324, और एक सप्ताह में कितने दिन का लिया जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ केमिकल कितना चेंजेस होगा, 324 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया, 54 टाइम्स हमें चेंज करना पड़ेगा क्या, केमिकल। अब देखो ध्यान से सुनो, 54 is the correct for you but not correct for higher level। और भी प्रोफेशनल बोलोगे 54 is not correct।
तो वहां पे कितना होगा 53 होगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मशीन खरीदेंगे तो केमिकल तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा ना। बट सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए आपको सिंपल करना है 324 डिवाइड बाई 6, मतलब एक सप्ताह में मैं केमिकल को क्या करूंगा, चेंज करना पड़ेगा मेरे को, स्पेशल केमिकल। हर 6 दिन पे हमें केमिकल चेंज करना पड़ेगा, तो 324 दिन में कितनी बार केमिकल चेंज करना पड़ेगा 54, और एक बार केमिकल की कॉस्ट कितनी हमारी 400। आगे करें 4 ऑपरेटर्स कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ 8 मशीन। 8 मशीन को ना, 8 मशीन, 8 कहां से हो गए सर, 7 पहले से और एक नया, 8 मशीन को 4 ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं। And the average wages per person amounted to rupees 420 per week. 15% fringe benefit। अब ये बताना वेजेस 8 मशीन का है, और 8 मशीन पे कितने वर्कर हैं, 4 वर्कर हैं, तो 4 वर्कर का जो टोटल वेजेस जाएगा वो 8 मशीन का है, फिर 8 मशीन का क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन during the production is 16 units per hour at a cost of 3 per unit. No current is taken during maintenance and setting up. मेंटेनेंस और सेटिंग अप के दौरान मेरे कोई भी करंट, कोई पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड allocated to operation during the last year was rupees how much, 50,000. During the current year it is estimated to increase 10% of this amount. Correct, calculate machine hours rate, setting up time is unproductive, setting up time is productive. क्लियर, ये सब तो मैटर बाद में करता है, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मशीन आवर्स, मशीन एक्सपेंसेस। और मशीन एक्सपेंसेस को कंप्यूट करते समय कभी भी माइंड में ये नहीं लाना है कि सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, उससे हमारे कॉस्ट पे, हमारे एक्सपेंसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। चलो आ जाओ स्टार्ट करें हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशंस। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस बताना, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। अच्छा कंप्यूट हो गया सबका, 1 लाख रुपए, सही है ना, कैसे किया, 70,000 माइनस 70,000 डिवाइड बाई 12। नेक्स्ट बताना, मेंटेनेंस कितना, 25,000। नेक्स्ट स्पेशल केमिकल कितना है, 54 इंटू 21,000। नेक्स्ट ऑपरेटर्स वेजेस, कितने ऑपरेटर्स थे, 4 इंटू कितना पेमेंट था पर वीक, 420 रुपए इंटू 54 ना, कितना आ गया टोटल, अरे बेनिफिट सभी करते हैं, बताना ये आ गया। इसको डिवाइड कर दे किससे, 8 से ना, क्योंकि 4 वर्कर कितने, 4 ऑपरेटर कितने मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, 8, तो हमें एक मशीन की कॉस्ट कितनी आई, वेजेस चेक करवा रहे सबका। अब बताना फ्रिंज बेनिफिट, एट द रेट कितना, तो 11,340 का 15, 1,701 रुपए लिख सकते हो, लेकिन अलग दिखाओ तो बेहतर है। बताना नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। बताना इलेक्ट्रिसिटी टोटल एक साल में 2592, जिसमें से 92 कहां पे जा रहे हैं, प्लांट में, सॉरी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में 300 और 92 सेटिंग अप। अब देखो सेटिंग अप पे भी लिख रहा है कोई करंट नहीं आएगी, तो 2592 यूनिट के लिए मैं पेमेंट करूंगा कि अदर यूनिट के लिए, मतलब 2592 आवर्स मशीन तो चल रही है, लेकिन जो पावर है ना, पावर कितने घंटों के लिए सप्लाई हो रहा है, 2200 के लिए, और 1 घंटे में कितनी यूनिट,
16 और 1 यूनिट का कितना रेट है 3 रुपए। कितनी आ गई कॉस्ट 1,05,600। हाँ, कितना ले लें किस में सारी मशीन की इसको 8 से डिवाइड करते हैं। अब बताओ फिर मैं बताऊं कहाँ गलती हो रही है आप किस तरफ चले गए देखना चाहता हूँ। ऐसा क्यों मान लिया किसका लिखा है बजटेड वर्किंग आवर्स। कौन करेगा बजटेड वर्किंग आवर्स सारे मशीन मिलके एक साथ। ये आवर्स दिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतने दिन काम करेगा। अब उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में केवल मशीन ही नहीं जो आदमी आ रहे होंगे जो लेबर आ रहे होंगे जो अदर थिंग्स है सब 2592 के लिए। तो अगर 10 मशीन है तो 10 मशीन 2592 सब करेगा ना साथ में। अब ये देखो ये चल रहा है आईपैड नहीं चल रहा है चल रहा है ये नहीं चल रहा है ये सब मशीन तो ही है 8 मशीन तो यही होगी क्लियर। एक मैं भी वही उतना ही घंटे चल रहा हूं क्लियर। ऐसी एक और मशीन वो भी उतने ही घंटे चल रही है सबका अलग अलग है ना। जैसे ही ऑफिस के बाहर का दरवाजा ओपन हो गया सब कुछ उतने ही घंटे चलेंगे जितने घंटे ऑफिस चलना शुरू हो जाए खत्म। तो सेम चीज यहां पे भी। नेक्स्ट बताना इसके बाद क्या है मेरे पास जनरल वर्क्स ओवरहेड। कितना है पिछले साल था और इस साल बढ़ जाएगा कितने से 10%। कितना हो गया खत्म। और कुछ है क्या अच्छा एक सॉरी कितने मशीन थे 8 थे। कितना आया 6 8 हाँ बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा कॉस्ट रिलेवेंट विथ मशीन। और ये क्या कर रहा है हमारा एलोकेटेड वर्ड। और एलोकेटेड का मतलब क्या होगा पता है टोटल कॉस्ट जितनी इनकर्ड हो रही थी वो डिपार्टमेंट में आ रहा है। डिपार्टमेंट में चाहे 7 हो चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो। अब देखो पिछले साल जब रहा होगा तो 7 ही से तो डिवाइड किया होगा ना क्योंकि वो 50,000 एक्सक्लूसिवली एंड प्योरली फॉर 7 मशीन्स। यहां पे अब मैं किससे कर रहा हूं 8 से ना कॉस्ट। क्योंकि ये देखो ये जो आप 50 सोचो 50 पिछले साल था ना पिछले से नहीं मतलब है मैं आप कह रहे कि अब देखो बजटेड का मतलब क्या हुआ पिछले साल का जो कॉस्ट था प्लस माइनस चेंजेस लिखा भी है। तो वो कह रहे कि पिछले साल जो 50 था प्लस चेंजेस हो गया तो अब 55 हो गया ना। अब 55 में अब कितने मशीनें हैं 8 डिवाइड बाई 8 खत्म। बस कॉस्टिंग कुछ है नहीं केवल पढ़ने आना चाहिए आगे खत्म हो गया। और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए बताना आ जाओ। और इसी में बच्चा परेशान रहता है कि कॉस्टिंग कैसे करेगा ये है कुछ नहीं 272,116। अब बताना हमें अभी तक कोई फर्क पड़ा कि सेटअप टाइम क्या था कोई फर्क नहीं। अब मेरे को क्या निकालना है मशीन आवर्स रेट इफ सेटअप टाइम क्या दिया पहला अनप्रोडक्टिव कोई बात नहीं। दूसरा क्या दिया है प्रोडक्टिव। चाहे प्रोडक्टिव हो चाहे अनप्रोडक्टिव मशीन एक्सपेंसेस कितना 272,116 272,116 डिवाइड कर दें प्रोडक्टिव आवर्स से। प्रोडक्टिव आवर्स टोटल कितने आवर्स थे 2592 माइनस कर दे नॉन प्रोडक्टिव 300
माइनस कर दें क्या 92, और यहाँ पे 2592 माइनस नॉन प्रोडक्टिव 300, हो गया खत्म। 100, ठीक, और ये कितना आ रहा है, खत्म। अब ये रेट्स ना, अब देखो रिकवरी की बात आएगी, मैं काम तो करूंगा 2592 घंटे, लेकिन रिकवर कितने घंटे के लिए करूंगा 2200। जब सेटअप को क्या मान रहा हूं मैं, अनप्रोडक्टिव, और अगर सेटअप को प्रोडक्टिव मान रहा हूं तो काम अभी भी 2592 करना है, लेकिन रिकवरी 2200 नहीं, 2292 का, बस खत्म हो गया। चलो आजो, हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन तो आपको डराने डराने के लिए आते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं। चलो ऑनलाइन वाले बताना क्लियर और नॉट। हाँ हाँ करना, हाँ पूरा। ये बताओ, बच्चा एक पेपर में फेल हो जाता है तो क्या होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ 100 इज इंपॉर्टेंट या 80 परफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। 80, अगर 80 कर बना के आप बेस जा रहे हो ना, तो आपके पास ऑप्शनल कितने का है पता है, 20 + 20 40 नंबर, और 40 का मतलब पता है 25 से 30% कोर्स। और अगर आप 60% कोर्स या 70% कोर्स परफेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या। मैं 100 थोड़ी कह रहा हूँ कि 100 परफेक्ट करके जाओ आप, एटलीस्ट 70% तो परफेक्ट होना चाहिए, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं तैयार। और 70% कोर्स किया ना, 80 इजिली मार्क्स मिल जाए। ये चीज है, लड़का उलझा कहाँ पे है, 100 में 100 पेपर छूट गया। लेंदी पेपर था, इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था, लेंदी था तो भाई उसको शॉर्ट बनाने का तरीका है ना। इंस्टीट्यूट बोलता थोड़ी है कि 100 लॉ तब पास करूंगा मैं, वो तो 50 पे ही पास करना है। तो पहले तो अपना स्टेज बनाओ 50, देन बनाओ 60, देन बनाओ 70, देन बनाओ 80 ना। 100 तो मिलेगा, ठीक है आपके लिए अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, 80 तो ला दे। रैंक भी अगर लाना है तो 80 भी सफिशियंट फॉर यू। 100 पे रैंक आता है क्या, नहीं। 80% से ज्यादा किसी का रिजल्ट जा रहा हो तो बताओ, रैंक होल्डर का। लेकिन हाँ, परफेक्शन अंदर लाना है। क्वालिटी इज द बेस्ट और क्वांटिटी इज द बेस्ट, क्वालिटी, बट फॉर प्रैक्टिस क्वांटिटी इज द बेस्ट, क्लियर। For maintaining the quality, you have to more and more quantity। चलो आ जाओ यहाँ पे, और इतना सफिशियंट है ना, इतना सारे क्वेश्चन एक एक कर लेना, सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा आपको। नेक्स्ट बताना और कौन सा क्वेश्चन है, 68 पे आ जाओ भाई। 68, अरे इसमें कुछ नहीं हो गया होगा आप लोग का, हाँ वही में ये हो गया होगा, तो इसलिए हो गया। टेली करा लिया वहां से, किया ही नहीं, किया ही नहीं, मतलब वो इस सर स्टडी मेट में था तो किया ही नहीं, मैं छोड़ो। वाह, मतलब सीए की अभी से फितरत आना शुरू हो गई। कोई बात नहीं है, बैलेंस शीट है ना, कहाँ पे है, टैली में है पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मत बनाओ एक्सेल पे, कोई डिटेल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर टैली कराना है ना। बताइए पहला, बताइए पहला। हाँ कितना रहा, जॉब 1102 का कितना आ रहा है, इतना तो नहीं आ रहा है। अच्छा, सेटअप कॉस्ट पर मशीन आवर्स 68 थी ना, कुछ क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है। हाँ मैं लग रहा है प्रॉब्लम है, 50,000 40,000 नहीं, बराबर है, क्वेश्चन बराबर है, क्वेश्चन बराबर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, 2 मिनट में हो जाएगा।
देखो यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कंप्रहेंसिव मशीन आवर्स रेट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जॉब्स। कंप्रहेंसिव मशीन आवर्स रेट कह रहा है कि एटी लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, यही गलती किया है आपने, क्लियर, यही गलती हुई। 25 different types of automatic machine furnishes you the following data of 20809 in respect of machine B। कितना आ रहा है बताओ, सेटअप, सेटअप कॉस्ट बताओ, सेटअप कॉस्ट। चलो आ जाओ, करा रहा हूं मैं, छोड़ दो छोड़ दो, ये बताना। कह रहे कि एटी लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, और कोई तो नहीं किया है, पिंकी किया है, हाँ बताओ। कुछ हद तक पहुंचे, अच्छा वो सिंगल यूनिट वाली बता रहे हो आप, करा अभी मैं रीड करा दे रहा हूँ, टोटल में क्यों मानोगे आप, अभी रीड करा रहा हूँ। नहीं आ रहे, चलो आओ देखते हैं कहाँ पे गलती। 8 हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, 7.84 है, 6. हाँ वो थोड़ा सा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में है दिक्कत। चलो आ जाओ देख लेते हैं, अभी मैं रीड करा रहा हूँ ना, आप टोटल कैसे ले लिया, सोचा कैसे टोटल, तो वही कंफ्यूजन क्यों आ गया। अभी हम करा रहे हैं ना, आ रहे यार, करा रहे हैं, करा रहे हैं वो, देखो कह रहा है, फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। AT Limited, an engineering company having 25 different types of automatic machines, furnishes you the following data for 2008-9 in respect of machine B। करेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीन है 50,000, लाइफ है 10 years, स्क्रैप वैल्यू कितना है, नील है। कह रहे ओवरहेड एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट है 50,000, फैक्ट्री रेंट की बात कर रहा है, बात ही खत्म हो गई। फैक्ट्री हाउ टू पॉसिबल कि केवल बी का है, उससे कोई मतलब नहीं, फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री रेंट, तो इसका मतलब ओवरहेड जो दिया है वो किसका है, फैक्ट्री रेंट का है, तो एवरीथिंग इज फॉर फैक्ट्री, क्लियर। क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर बोल रहा है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस फैक्ट्री रेंट, तो इसका मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री, और ओवरहेड एक्सपेंसेस में हीटिंग एंड लाइटिंग आल्सो फॉर फैक्ट्री एंड सुपरविजन आल्सो फॉर फैक्ट्री, क्लियर। आगे कह रहे हैं रिजर्व इक्विपमेंट फॉर मशीन बी 5,000, एरिया ऑक्युपाइड बाय मशीन 3,000, एरिया ऑफ द फैक्ट्री 80,000, पावर कॉस्ट 50 पैसा पर आवर्स व्हाइल इन ऑपरेशंस, कॉमन या अनकॉमन, अनकॉमन, अनकॉमन एक्सपेंसेस। Wages of operator is rupees 24 per day of 8 hours, including all fringe benefit. He attend one machine when it is being set up and 2 machine while under operations. Estimated production hours 3600 per annum. Estimated setup time है 400 per hours. Prepare schedule of comprehensive machine hours rate and find the cost of following jobs. तो आ जाओ लिखेंगे, statement showing statement showing comprehensive machine hours rate, machine hours rate under setup, under operation, under setup, under operation, power
अंडर ऑपरेशन आएगा, केवल और केवल ऑपरेशन कितना, 50 पैसा 1 घंटे का, 0.50। वेजेस कितना है, 24 रुपए 1 दिन का है, और 1 दिन में कितने घंटे, 8 घंटे, तो ये 1 घंटे का है, कितना हो गया 3। जब सेटअप करेगा तो 1, और जब ऑपरेशन करेगा तो 24 इंटू 1/8 इंटू 1/2, 2 मशीन है, 2 machine under operation 1.50, and other machine or state, other machine or state, other common machine hours rate, total machine expenses divided by total machine hours। बताना टोटल मशीन एक्सपेंसेस क्या क्या आएगा, नोट में ले लो। सबसे पहले क्या आएगा, मशीन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन कितना है, 5000 कैलकुलेटेड। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट, अब बताना फैक्ट्री रेंट किस में, एरिया ऑक्युपाइड में, रेंट कितना है, रेंट कितना है 50,000 इंटू एरिया ऑक्युपाइड 3,000, और फैक्ट्री का कितना था 80,000, कितना आ रहा है 1800। सुपरविजन 1,00,000, कितने मशीन थे 25, 6,000। हीट लाइट, अच्छा ध्यान रखना हीट एंड लाइट दिया है तो उसका रेशियो दे दो ठीक, नहीं तो नंबर ऑफ मशीन, और लाइटिंग अगर दिया है तो नंबर ऑफ मशीन में नहीं जाएगा डायरेक्टली, पहले जाएगा वो स्विच पॉइंट में या फिर किस में जाएगा, वाटेज में, वाटेज नहीं है तो एरिया ऑक्युपाइड में जाएगा, और एरिया ऑक्युपाइड नहीं है तो फिर नंबर ऑफ मशीन्स में। लेकिन हीट लाइट लिखा है तो कभी भी वो हमारा स्विच पॉइंट में नहीं जाएगा, लाइटिंग है पहले, लाइटिंग लिखा हुआ है तो जाएगा, फिर किस तरह स्विच पॉइंट, वाटेज, फिर किसमें एरिया ऑक्युपाइड। कितना आ रहा है टोटल, हीट लाइटिंग कितना है, अरे टोटल बताओ, 1/25। रिजर्व फॉर इक्विपमेंट कितना है, और क्या है, टोटल कर दो 19 डिवाइडेड बाई 4,000, 3600 ऑपरेशन, 400 कितना, 4.86, तो 7.86 कितना हो गया, 6.86 हो गया, खत्म। बाकी तो हो जाएगा ना अब तो, हाँ कहाँ पे, हाँ कहाँ, तो डिफरेंस से क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करेंगे, मान के चलेंगे कंजम्पशन सेम है। ये बताना फैक्ट्री रेंट, ये सुपरविजन, अब सुपरविजन बताना क्या, कितने जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब डिफरेंट है कि सेम है, सब डिफरेंट है ना। अमित को मैं सैलरी दे रहा हूँ, एक एक में कितना होना चाहिए बताओ, जस्ट लाइक क्या आप सब क्या मशीन हो 25, मैं आप लोग को सुपरवाइज कर रहा है अमित, उसको सैलरी दे रहा हूं मैं, क्या करूं, जो सबसे ज्यादा बात करते हो उससे तो उसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूं, नॉट पॉसिबल ना, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिकली सोचो, अगर वो बोला होता ना, अगर बोला होता
ये मशीन डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो देता भाई, तो डिफरेंट रेशियो में नहीं दिया तो मैं मान के क्या चलूंगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और कॉस्टिंग कौन सा कर रहे हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और जब भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात है तो पार्टी वाली बात याद करो जो मैंने समझाया था, तीन तीन दोस्त गए खाने पीने और डांस करने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई खाए पिए उससे कोई मतलब ही नहीं भाई, है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज द सिंपल वे फॉर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो अपने फॉलो कर लो। और एक्टिविटी जब आ जाएगा तब आपकी वो क्वेश्चन सही है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स है तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी यूज हो रहा होगा, तो फिर एक्टिविटीज को उसके डिफरेंट वे में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, बताना और बताना कौन सा है। हो गए सारे क्वेश्चंस, चलो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट विल बी नोन एज व्हाट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मतलब जस्ट लाइक मशीन आवर्स रेट। लेकिन हाँ वो ओवरहेड खत्म नहीं हो गया, यू हैव टू ये बताना ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो गए सारे क्वेश्चंस, सारे हो गए। हाँ बाई प्रोडक्ट, हाँ ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में पूछ रहा हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग सारे हो गए, क्यों उसको रख दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑपरेटिंग